अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जब भी सुबह सोकर उठती तो मेरे सीने पर स्याही लगी होती। मेरे शौहर बैरून मुल्क काम करता था और घर में मेरा ससुर और एक मुलाजमा होती थी। वो मेरे साथ ही सोती थी और मुझे मेरे ससुर के बारे में अजीब अजीब बातें बताती थी कि मेरा ससुर ठीक आदमी नहीं है। एक दिन मेरे नौकरानी को नींद की गोली खिला दी और खुद पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद मेरे कमरे में कोई आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मैंने लाइट ऑन की तो मेरा ससुर और नौकरानी एक साथ। आज भी मेरे जिस्म पर वही स्याह निशान था। मुसलसल 20 दिन से रोज मेरे जिस्म पर स्याह निशान नजर आ रहा था। कौन था जो रात में ये स्याह निशान मेरे जिस्म पर लगाता था? मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से ये लग गया होगा, लेकिन वो निशान रोज मेरे जिस्म पर मुझे नजर आ रहा था। अब तो मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी थी, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही नफूस थे, एक मेरे ससुर, दूसरी एक मुलाजमा लड़की जो कि तकरीबन मेरी ही हम उम्र थी। बात कुछ यूं है कि मेरी शादी के चंद दिन बाद ही मेरे शौहर को वापस बैरून मुल्क जाना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मेरे शौहर अब्बास अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थे, लेकिन जॉब बैरून मुल्क करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवा कर तुम्हें भी मैं बाहर बुलवा लूंगा। मैं अपने शौहर के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वही रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो कि हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले पहल तो मेरे ससुर का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लॉन्च में टीवी देखकर, लेकिन लॉन्च में भी वो तब ही आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की तलब होती। मेरे ससुर बहुत मोहतात और वहमी किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक ही हाथ धोते रहते, फिर बार बार अपने हाथों को सूंघते और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज ना देते। मैं पूरा दिन इस मुलाजमा से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। अब्बास से भी मेरी हर 2 दिन के बाद बात होती थी। मैं हर बार इनसे अपने वीजे का जरूर पूछती थी, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं मुलाजमत से अपने ससुर के कमरे की सफाई करने को कहती तो वो कतराने लगती। कहती थी बाची आप भी मेरे साथ चलें, मुझे बड़े मियाँ से बहुत डर लगता है। बार बार कभी मुझसे बैठ के चादर बदलवाते हैं और कभी कभी बार बार झाड़ू दिलवाते रहते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं मुलाजमा की बात पर हंसने लगी और कहती कि वो वहमी इंसान है, तो कहने लगी नहीं नहीं बीबी, मुझे तो ठरकी लगते हैं, नजरें अच्छी नहीं इनकी। आपको पता है कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे इस मुलाजमा की ये बात कुछ अजीब सी लगी। इससे तो मैंने कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने भी दो बाची, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैंने इस बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीब गरीब सा था। आखिर कौन जो ये सियाह धब्बे मेरे जिस्म पर लगाता था और मुझे महसूस भी होने नहीं देता था। रात को मैं देर तक जागती रहती। मेरे मुलाजमा लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगा कर सोती थी। रात 2 बजे तक मैं जागती रहती, लेकिन फिर मुझ पर नींद का गुलबा तारी हो गया। पूरा दिन घर के कामों में लगकर मैं पूरी रात जागने से तो अब रही नहीं। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में इन्हें चाय देने के लिए गई तो मेरे होश ही उड़ गए। वो काली स्याही उंगली पर लगाकर एक खाली सफे पर कुछ कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींच
खींच रहे थे। मैं तो इन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जब इनकी नजर मुझ पर पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले, तुम बिना इजाजत क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझे इस लहजे में कहा, मेरे तो रंग ही उड़ गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का ये आलम था कि जैसे सीना शगाफ करके बाहर आ जाएगा। मुझे अपने जिस्म पर लगा सियाह निशान सहन में घुमा तो क्या वो निशान मेरे ससुर? ये ख्याल आते ही मेरे अंदर से रूह फना होने लगी। इतने गैर मुनासिब सी बात थी, मुझे सोचते ही करायत होने लगी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही, वो मेरे बाप की जगह है, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे जिस्म पर सियाह रंग की स्याही में उंगली डिबोए सफेद कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर मुलाजमा के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो अपने ध्यान बर्तन धो रही थी। वो इसके इतनी करीब थी कि शायद ये चंद इंच का फासला हो। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि मुलाजमा इस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नजर और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि अब्बा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज पर बुरी तरह से हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर कुछ बदहवास से होने लगे। मेरी आवाज पर वो मुलाजमा बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर की आमद से बेखबर थी। बड़ी नाफहम नजरों से हम दोनों को देख रही थी। मैंने मुलाजमा को उस वक्त नजरअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगे, मैं इस मुलाजमा की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। मुलाजमा परेशान सी हो गई, कहने लगी, बड़े मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो इस मुलाजमा लड़की से बहस पर उतर आए। कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं, क्या तुम्हें तनख्वाह भी दूं? और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो। ये तो मैंने आज देख लिया, वरना न जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं खुद मुलाजमा से बात कर लूंगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूं। मेरा बेटा परदेश में न जाने कैसे कैसे अपना वक्त गुजार कर घर के पैसे भेजता है, और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोगी। इस लड़की के हाथ में मैंने बर्तन देखे तो इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। गुस्से से कहते हुए वो किचन से निकल गए। मुलाजमा तो रोने लगी, कहने लगी, मुझे यहाँ काम ही नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी। ये जो बड़े मियाँ मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने इसे अपने साथ लगाकर चुप करवाया। मैं अपने ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। कम से कम मुझे ये हौसला था कि एक और खातून मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे जिस्म पर काली स्याही का निशान आता कहाँ से है, और एक मुलाजमा के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने मुलाजमा से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ ना लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से मुलाजमा को राजी किया और किचन से बाहर निकली कि लॉन्च में मेरे ससुर मेरे शोहर से फोन पर बात कर रहे थे कि वो मुलाजमा को घर से निकाल दे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि मियाँ से साफ कह दूंगी कि मुलाजमा को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैंने अब्बास से भी कह दिया कि मुलाजमा अगर घर से गई तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। अब्बा को बर्तनों से मसला है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे मियाँ ने अपने वालिद को न जाने कैसे समझाया कि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम की गर्ज से अपने कमरे में जाने लगी तो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये मुलाजमा मेरे कमरे में नजर ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने असबाक में सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में है, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि इनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई ताकि इनके कमरे में सफाई कर दूं, तो फिर से काली स्याही में उंगली डुबोए एक सफेद
सफेद कागज पर तिरछी सी लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, अब्बा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगी, हाँ कर दो। मैंने इनकी बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुसलसल मुझे ही देख रहे थे। एक लम्हा भी इन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी। और अगर यूं वो टिकटकी बांधे देखते तो आप कभी सुकून से काम नहीं कर सकते थे। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कपकपाने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए। मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। इनका लहजा इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से ही बात करते थे। मुझे मुलाजमा की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि इन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं झटक कर पीछे हटी। वो भी कुछ घबरा से गए। फौरन से वो अपने कमरे की वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अब अपने ससुर के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। मेरे जल्दी जल्दी इनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान रही। रात को जब मेरी मुलाजमा मेरे कमरे में आई तो जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, शाजिया जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे मुलाजमा से बात करनी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो, मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने इसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे जिस्म पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, बाजी, मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वो आप पर कुछ अमल भी करता है। हमारे गांव में भी एक ससुर ने अमल करके बहू से शादी कर ली थी। इसका मियाँ भी बाहर रहता था और ससुर ऐसा अमल करता कि बहू को होश ना रहती और वो इसके साथ गलत कारी करता। मुलाजमा की बातों ने तो मेरे रहे से औसान भी खता कर दिए। पहले तो आपका ससुर हर वक्त मुझे ही देखता रहता था और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती तो वो आप ही को देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में इसलिए तो बिला वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरा जिस्म पर स्याही भी नहीं होती थी। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को जरूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई अमल भी करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया था मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। चंद दिन के बाद मेरे ससुर तो मुझ पर चलाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लॉक करती हो? अब्बास तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल इतबार नहीं है, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज चुरा कर भाग ना जाए। ससुर की किसी बात का मुझे इतबार नहीं था। मैंने रात को अब्बास से कह दिया कि मेरे वीजे का जल्द अज जल्द बंदोबस्त करें, मुझे इनके पास जाना है। जो बात मुझे अब्बास ने बताई वो सुनकर तो मुझे रोना सा आने लगा। कहने लगा कि अब्बा ने मुझे तुम्हारा वीजा लगाने से मना कर दिया है, कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, अब्बास मुझे यहाँ नहीं रहना, अब वापिस आ जाएं या मुझे अपने पास बुला लें। कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापिस आ जाऊंगा, तुम बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी आमादा ना थी, लेकिन अब्बास अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 1 साल के बाद इन्हें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है, अगर छोड़कर आ गए तो इन्हें नुकसान हो जाएगा। अब मुझे अपने ससुर से चिढ़ सी होने लगी थी। न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो चीखने लगते। अपना सारा काम मुलाजमा के बजाय वो मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से 2-4 थी मैं ही जानती थी। अब तो वो हर बात पर मुझे टोकने लगे थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा सा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और मेरी परवाह नहीं है। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है। मैं अब्बास से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं इनकी रोज रोज की बहस से आजिज आ चुकी थी। मैंने कहा, आप मुझे बताएं मुझसे क्या काम है? मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाय सब कुछ वक्त पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है? वो कहने लगे कि तुम मेरे
पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे अहमियत नहीं देती, ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर इनके साथ बातें करती। भला मैं इनसे क्या बातें कर सकती थी? इन्हें खुद ही सोचना चाहिए था। इनका ना ही कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आए। मोहल्ले में भी इनके सख्त मिजाज के चर्चे आम थे। लोग इनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने इनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी आवाज से शिकायत लगानी है, शौक से लगा दें, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भपड़ हो गए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए। मुलाजमा भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, बाची आपने बिल्कुल ठीक किया। भला आप कोई बड़े मियाँ की बीवी थोड़ी हैं जो घंटों इनसे बातें करती रहें। मुझे मुलाजमा की बात दुरुस्त ही लगी। मेरा भला क्या ताल्लुक था कि मैं इनसे बातें करती। मैंने सोचा अच्छा ही है वो मुझसे नाराज हो गई हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ, मैं तो मजीद खौफजदा हो गई। सुबह मेरे जिस्म पर स्याह रंग के निशान लगे थे। मुलाजमा अब तक सोई पड़ी थी। मैंने इसे जगाया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है। रात भर भी मुझे होश नहीं रही कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था। बड़े मियाँ ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे, ये खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन अचानक क्यों वो खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा और मैं सोचने लगी कि भला इसने तो गोली खा ली थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता? आखिर क्यों मेरे जिस्म पर ये निशानात होते हैं? अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को मुलाजमा को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। मुलाजमा को मैं पहले ही इत्मीनान में ले चुकी थी। वो मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी थी। जब रात के 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वो बेड के करीब हुए, मैंने लाइट चला दी। एकदम मेरे ससुर इनसे पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं रस्सियों से बंधी हुई थी। मेरे हाथ पीछे को बंधे हुए थे। मुंह रुमाल से बांधा हुआ था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे। इन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे जेवरात निकाल रहे थे। वो मुलाजमा इनके साथ खड़ी थी। सारा खेल इसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी, वो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा एतमाद जीतना चाहती थी। जानबूझकर वो मेरे ससुर के हवाले से शक में मुझे डालती थी। मेरे जिस्म पर स्याह निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर को अलग मेरे खिलाफ वर्गलाती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको अहमियत देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मेरे ससुर वहमी इंसान हैं, इसलिए इनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने इसे अपना प्लान बताया तो इसने अपने जानने वाले 2 मर्दों को बुला लिया। इसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वो मुझे और मेरे ससुर को एक ही कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी। रात को इसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलने चाहती है, यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लें। इसलिए मेरे ससुर रात को जब मेरे कमरे में आते तो बेड से करीब होकर देखने लगे कि सो कौन रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेजधार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही मुलाजमा उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। इत्तेफाक ऐसा था कि इसी रात आबाज वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब दाखिल हुए तो मर्दों की आवाज सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। इन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे ससुर ने आबाज को वापस बैरून मुल्क जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी मुलाजमा को दिन रात घर नहीं रखेंगे। वो घर के बेहती होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। मुलाजमा के लिए अगर कभी मेरे शौहर
मुझे कह भी दे तो मैं मना कर देती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया।